नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश शर्मा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आज आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कोर्स कोड अपने 1003 की इकाई संख्या 5 जो कि संक्षारण है, कोरोजन है, उसके टॉपिक सब टॉपिक 5 की। इसमें अपन बात करेंगे संक्षारण की गति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। तो इसमें अपन दो प्रकार के फैक्टर्स की बात करेंगे। पहला धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसका दूसरे प्रकार के कारणों में बात करेंगे अपन वायुमंडलीय प्रकृति, जो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन धातु से संबंधित कारकों का अध्ययन करेंगे। तो धातु से संबंधित कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर। जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है वह धातु अधिक सक्रिय होता है और अधिक संक्षारित होता है, और जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वह धातु कम संक्षारित होता है। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित होता है, यानी जो पहले आता है उसका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव होता है, और जो नीचे आता है उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो जिनका अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो बहुत एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे और ऑक्सीडेशन का ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, तो वो एनोड का काम करेंगे। अब वो एनोड का काम करेंगे तो क्या होगा, जब एनोड का काम करेंगे तो एनोड पर ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, मेटल का कोरोजन होता है। ठीक है। और जिनका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है या कम ऋणात्मक होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि धनात्मक होता है, ठीक है ना, धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव जिसका होगा उसका ऑक्सीकरण आसानी से संभव नहीं हो पाता, तो उसका ऑक्सीकरण आसानी से संभव नहीं हो पाता, तो वो उनकी संक्षारण की जो रेट है वो बहुत कम होती है। तो अपन यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। देखो बच्चों, अपन यहाँ कुछ एलिमेंट्स को लेके एक सीरीज की बात करेंगे, जैसे अपन लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है लिथियम का और सबसे कम होता है गोल्ड का। गोल्ड का पर जाते जाते वो धनात्मक हो जाता है, ठीक है ना। तो जो बीच में हाइड्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 होता है। इस हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन से नीचे पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव की ऋणात्मक वैल्यू कम होगी तो वैसे वैसे उसकी सक्रियता कम हो जाएगी। अब अपन गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे। गैल्वेनिक सेल अपन ने जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल की बात की थी पिछली क्लास में। तो जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल जब बनता है, जिंक और कॉपर का जब गैल्वेनिक सेल बनता है तो उसमें क्या होता है, जिंक एनोड का काम करता है और कैथोड का काम कौन करता है, कॉपर इलेक्ट्रोड। क्यों करता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक सक्रिय होती है, ये सरलता से इलेक्ट्रोड त्याग एनोड की भांति व्यवहार करती है, ठीक है ना। यानी कि जितनी जो इलेक्ट्रोकेमिकल में जो पहले आता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है और एनोड का काम करता है, तथा श्रेणी में नीचे की स्थित धातुएं कम सक्रिय होती है, अर्थात सरलता से इलेक्ट्रोड नहीं दे सकती तथा कैथोड की भांति व्यवहार करती है। मतलब यहाँ पे अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना। तो गैल्वेनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको गैल्वेनिक श्रेणी में बोल सकते हैं। तो गैल्वेनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की सक्रियता में कमी आती है। धातुओं के विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी अधिक दूर होंगे उतना ही अधिक विभवांतर उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में धातुओं को जोड़ने पर संक्षारण अधिक होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूं गैल्वेनिक सेल जिंक और क्रोमियम से बनाऊं तो इनमें ज्यादा विभवांतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इनमें जो कोरोजन होगा वो कम होगा। अगर मैं एक जिंक ले रहा हूं और एक कॉपर ले रहा हूं तो इनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों, क्योंकि इसका ऋणात्मक होता है और कॉपर का धनात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा एनोड पर उतना ही फास्ट कोरोजन होगा, संक्षारण होगा, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले आएगा वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है और एनोड का काम करता है, और जो बॉटम पे होता है वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, और वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। और सबसे मेन बात है, दोनों एलिमेंट्स जो कैथोड और जो एनोड अपन बना रहे हैं उनमें डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही फास्ट कोरोजन होगा। तो अपना पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेटेड अपन ने सारी बातें कर ली। दूसरा पॉइंट है धातु की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल। संक्षारण की गति धातु की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि धातु का आकार छोटा होगा, जितना आकार छोटा होगा उसकी विलयशीलता उतनी अधिक होगी, तो धातु अधिक संक्षारित होगी। ठीक है, जैसे मैं एक तो अपने पास ये पूरा मेटल है, ठीक है ना, और एक अपने पास ये वाला मेटल है, ठीक है ना। तो ये इसकी आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो इसके जो मेटल एटम्स है वो सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे तो इसकी जो कोरोजन की रेट है वो ज्यादा होगी। तो आकार बढ़ने पर कोरोजन की रेट कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी विलेयता कम हो जाती है। तो सेकंड नंबर का पॉइंट है धातु की भौतिक अवस्था के आधार पर कोरोजन किस प्रकार प्रभावित होता है। जैसे जैसे आकार अपन छोटा करता जाएंगे उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी संक्षारण की दर बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है अपना धातु की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मेटल। धातु की शुद्धता में से अपन समझेंगे कि धातु में अशुद्धियां विसंगतता का कारण होता है। यानी कि जब जैसे जो मेटल होता है, जो अपना जो मेटल होता है उसमें इम्प्योरिटीज होती है तो उसमें हेट्रोजेनेसिटी आ जाती है, यानी कि विसंगतता आ जाती है, क्योंकि अशुद्धियां तथा शुद्ध धातु के मध्य गैल्वेनिक सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, जैसा कि अपन ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसी प्रकार यहाँ इम्प्योर मेटल और प्योर मेटल के बीच एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्धियां तथा शुद्ध धातु के मध्य गैल्वेनिक सेल बन जाता है। ठीक है ना, तो जो प्योर मेटल होता है वो एक इलेक्ट्रोड का काम करता है, जो इम्प्योर मेटल होता है वो दूसरे इलेक्ट्रोड का काम करता है। अपने दो इलेक्ट्रोड बन गए, दो इलेक्ट्रोड बनते अपना गैल्वेनिक सेल बन जाता है। जिन अशुद्धियों में जिसमें अशुद्धियां कैथोड तथा शुद्ध धातु एनोड का काम करती है। जो इम्प्योर मेटल होती है वो कैथोड का काम करती है। कैथोड का काम क्यों करती है? क्योंकि वहां पे आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? जहां पे प्योर मेटल होता है। जो प्योर मेटल होता है वो एनोड का तरह कार्य करने लगती है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पराक्षण की क्रिया होने के कारण शुद्ध धातु आयनों के रूप में विलयन में जाने लगता है। इस प्रकार शुद्ध धातु क्षय होती है। इस प्रकार कहा जाता है कि धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति होने के कारण होने पर संक्षारण की क्रिया तीव्र होने लगती। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी अपने पास ये अपना मेटल ब्लॉक है, ठीक है ना। अब इस मेटल ब्लॉक में अगर ये सारा प्योर है, ठीक है ना, प्योर है, तो क्या होगा, जैसे ये अपना कोई मेटल ब्लॉक है, ठीक है ना। अगर ये 100% प्योर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सभी पूरी सरफेस पे सारे एटम एक जैसे होंगे। ठीक है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा तो क्या होगा, संक्षारण जो है वो अपना कोरोजन बहुत कम होगा। ठीक है ना। परंतु अपन दूसरे मेटल ब्लॉक की बात करें, कोई अपने पास दूसरा मेटल ब्लॉक है जिसमें उसकी प्योरिटी 90% प्योर है और 10% इम्प्योर है, अशुद्ध है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल और अशुद्ध मेटल के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, विभवांतर जनरेट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड बन जाएंगे अपने पास, एक तो प्योर मेटल का बन जाएगा, एक इम्प्योर मेटल का बन जाएगा। ठीक है। तो प्योर मेटल जो है उसमें टेंडेंसी होती है, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीकरण। ठीक है ना। जब यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, अपचयन। जो जहां पे ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, एनोड, और जहां पे अपचयन हो रहा है उसको बोलते हैं अपन कैथोड। ठीक है। तो इस प्रकार दो इलेक्ट्रोड बन जाते हैं इम्प्योरिटी की वजह से। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही कोरोजन रेट ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि
जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा कोरोजन रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसा कि अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल के में जितना गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोड उनके बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कोरोजन उतनी ही फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना धातु की सतह परत की प्रकृति, नेचर ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ मेटल, यानी कि जो धातु की सतह ऑक्सीडेशन से धातु की सतह पर जो लेयर बनती है उसकी मोटाई पे के आधार पर कोरोजन डिपेंड करती है। तो अपन कह सकते हैं वायुमंडल में सभी धातुओं पर धातु की ऑक्साइड की एक पतली परत पाई जाती है जो कुछ एंगस्ट्रॉम मोटी होती है तथा परत की मोटाई धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल व तापक्रम पर निर्भर करती है। धातु से धातु ऑक्साइड आयतन, ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, धातु से धातु ऑक्साइड के आयतन का अनुपात रेशियो विशिष्ट आयतन अनुपात कहलाता है के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट आयतन अनुपात अधिक होने पर ऑक्सीकरण संक्षारण कम होता है। अब देखो ऑक्सीकरण संक्षारण कम कैसे होगा कि कोई भी मेटल है, ये मेटल ब्लॉक है अपना, ठीक है ना। अब इस मेटल पे एक ऑक्साइड लेयर चढ़ती है, ठीक है। अगर उस ऑक्साइड लेयर धातु से धातु ऑक्साइड का जो विशिष्ट अनुपात है अगर वो अधिक है, अधिक मतलब जो ऑक्साइड लेयर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो पूरे को कवर कर लेगा तो क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन रोक देगा। क्यों रोक देगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाके मेटल एटम से कांटेक्ट करके उसका कोरोजन करती है वो रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी। तो विशिष्ट अनुपात अधिक होने के कारण संक्षारण कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना संक्षारित पदार्थ की विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब जो कोरोजन प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो कोरोजन के बाद जो कोरोजन प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी सोल्युबिलिटी के आधार पर कोरोजन की रेट डिपेंड करती है। यदि संक्षारित माध्यम में संक्षारित पदार्थ घुलनशील है तो संक्षारण तीव्र होगा, दूसरी तरफ यदि संक्षारित पदार्थ अघुलनशील है तो उसका संक्षारण अत्यंत कम होगा। अब वो कैसे, वो अपन ने पिछली फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास में अपन अध्ययन किया था कि कोई भी मेटल पे अगर ऑक्साइड लेयर बन रही है, मान लो ये अपना पूरा मेटल ब्लॉक है, इस पे ये जो रेड कलर के जो हैं दो रेड कलर के वो ऑक्साइड लेयर है, ठीक है। अगर ये ऑक्साइड लेयर स्टेबल है, सोल्यूबल है उसमें माध्यम मीडियम में, तो क्या होगा, इसके साथ डिजोल्व होकर हट जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ से हटेगी, ये तो पहले तो ये लेयर यहाँ से हट गई, तो यहाँ वाला जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा वापस। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो कोरोजन फर्दर होगा। और अगर ये सोल्यूबल नहीं है मतलब एक बार बन गया है तो ये, अगर ये सोल्यूबल नहीं है तो ये यहीं रहेगा तो क्या होगा कि इसके नीचे जो मेटल एटम है पर धातु जो परमाणु है उनको वो एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर, जो कनेक्शन है जो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट है वो खत्म कर देगा तो जो उसकी कोरोजन है वो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि वो अगर सोल्यूबल है तो कोरोजन ज्यादा होगा और इनसोल्यूबल है तो कोरोजन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना संक्षारित पदार्थ की वाष्पशीलता, वोलेटिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। यदि संक्षारित पदार्थ वाष्पशील है, वाष्पशील मतलब अभी बताएंगे, तो जैसे ही निर्मित होगा वह तुरंत वाष्पशील हो जाएगा और धातु सतह पुनः संक्षारण के लिए छोड़ देगा। जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड, जो मोलिब्डेनम का एक ऑक्सीकरण जो वाष्पशील होता है। अब देखो इस वाले पॉइंट को समझने के लिए क्या करेंगे अपन, ये वापस वही अपना मेटल ब्लॉक है। अब मेटल ब्लॉक पे ये इतने पार्ट में कोरोजन हो गया, कोरोजन जो रेड कलर की लेयर बता रहा हूं वो मान लो कोरोजन की लेयर है। अगर ये परमानेंट है या फिर वाष्पशील नहीं है तो इसकी सतह पर बनी रहेगी। और अगर वाष्पशील है, वाष्पशील का मतलब वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर निकल जाए, और अगर वाष्पशील है तो ये जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर में वाष्प के रूप में हट जाएगी। और जैसे ये लेयर हटेगी तो ये जो नई मेटल सरफेस है वो डायरेक्ट क्या होगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी। और जैसे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और पुनः कोरोजन स्टार्ट होगा, कोरोजन प्रोडक्ट बनाएगा और दूसरी कोरोजन लेयर बना लेगी। ये दूसरी सेकंड कोरोजन लेयर है। अब जैसे सेकंड कोरोजन लेयर बनी, ये अगर वोलेटाइल नेचर का वाष्पशील प्रकृति का है तो ये वापस यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे पूरी वो लेयर टू लेयर कोरोजन से हटता रहता है मेटल। तो अगर वोलेटाइल नेचर का है, वाष्पशील प्रकृति का है तो कोरोजन लगातार होता रहता है, और वाष्पशील प्रकृति का नहीं है, स्टेबल है, तो कोरोजन एक बार होने के बाद वो रुक जाता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट, ये तो थे अपने मेटल से संबंधित, नेचर ऑफ मेटल से संबंधित। अब कुछ वायुमंडलीय फैक्टर्स हैं। वायुमंडलीय कारक निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर। तापमान की वृद्धि होने पर संक्षारण की गति में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि धातुओं के रासायनिक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोरोजन की रेट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर, क्योंकि जो कोरोजन रिएक्शन है वो एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने पर कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो केमिकल रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होता है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर संक्षारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्द्रता, क्रांतिक आर्द्रता का मान धातु की भौतिक अवस्था और संक्षारित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। यदि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है ही नहीं तो कोरोजन होगा ही नहीं। कोरोजन स्टार्ट होने के लिए प्राइमरी कंडीशन है मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर यानी नमी का होना। और ये नहीं कि नमी किसी भी लेवल पे हो तो कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। एक लिमिटेड कंडीशन होती है, कि क्रिटिकल कंडीशन होती है कि इतनी मॉइस्चर तो होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल ह्यूमिडिटी, क्रांतिक आर्द्रता। क्रांतिक आर्द्रता जो है यानी कि एटमॉस्फेयर में आर्द्रता का वह मान जो संक्षारण होने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक आर्द्रता कहलाती है। अगर क्रांतिक आर्द्रता प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो कोरोजन स्टार्ट होगा, अन्यथा कोरोजन अगर स्टार्ट हो भी जाता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी बहुत डिक्रीज होगी। क्रिटिकल ह्यूमिडिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है वातावरण में उपस्थित अशुद्धियां, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन एटमॉस्फेयर। औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl की वाष्प, H2SO4 गैसें वायुमंडल में उपस्थित धातुओं को अधिक संचारित करती। अब ये क्या होता है, जितने भी है देखो H2S और आगे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है H2CO3 में, H2S सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का एसिड में कन्वर्ट होगा, एक HCl खुद एसिड। तो जितने भी जो अपन ने एसिड थ्योरी पढ़ी थी, वो एसिड थ्योरी पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, एसिड मेटल के कांटेक्ट में आता है और उसका कोरोजन स्टार्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं, जो गैसें होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और एसिड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, वो एसिड कोरोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। वातावरण में उपस्थित निलंबित अशुद्धियां, प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। वातावरण में उपस्थित निलंबित अशुद्धियां जैसे NaCl, अमोनियम सल्फेट नमी को अवशोषित कर धातु को संक्षारण की गति को वृद्धि करते हैं। अब क्या होता है, जैसे कुछ एटमॉस्फेयर में कुछ इम्प्योरिटीज है, जैसे अपन दो इम्प्योरिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, NaCl के अमोनियम सल्फेट। अब ये क्या होता है, अगर NaCl और अमोनियम सल्फेट, अपन NaCl का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन डेली लाइफ में, क्या होता है अगर अपन NaCl को अपन ऐसे पत्थर पे भी डालते हैं, सर्दियों के दिनों में देखा होगा, अगर पत्थर पे डाल दें तो क्या होता है, उसके एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर को वो कंडेंस अपनी तरफ खींच लेता है और वो गीला हो जाता है थोड़ी देर। ठीक है ना। तो अगर ये अशुद्धियां मेटल सरफेस पे डिपोजिट हो जाए, जो NaCl और अमोनियम सल्फेट लाइक इम्प्योरिटीज मेटल सरफेस पे डिपोजिट हो जाए, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर उसको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करते ही क्या होता है, जो मेटल सरफेस है वो कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है pH, इफेक्ट ऑफ pH। pH का मान कम होने पर धातु संक्षारण की गति बढ़ती है। ठीक है। अब धातु जो मेटल कोरोजन है वो pH पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मली pH का मान होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर की जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी pH के बारे में, तो pH का वैल्यू होती है 0 से 14 तक। जो 0 से 14 तक जो pH वैल्यू है वो 0 से 7 तक एसिडिक होती है, 6.9 तक, और 7 पे न्यूट्रल होता है, और 14 पे 7.1 से 14 तक एसिडिक होता है। देखो अपन यहाँ समझते हैं ऐसे, pH होता है वो 0 से 7 और 7 से 14 होता है। जो ये वाला रीजन है 6.9 तक वो है एसिडिक, 7 वाला क्या होता है न्यूट्रल, और 7.1 से 14 तक वाला होता है बेसिक। ठीक है ना। अगर मेटल इस वाले रीजन में, मेटल का pH इस वाले रीजन में 6.5 से 7.5 तक, तो ये लगभग न्यूट्रल मीडियम होता है, इसमें मेटल का कोरोजन नहीं होता। परंतु अगर मेटल के एटमॉस्फेयर का pH कम होने लगता है, का मतलब 0 की तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ जितना ज्यादा 0 की तरफ पड़ेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ही कोरोजन फास्ट होगा। तो एटमॉस्फेयर के pH
पे कोरोजन डिपेंड करता है और किस प्रकार डिपेंड करता है, जैसे जैसे पीएच अगर 7 से 0 की तरफ बढ़ता है यानी कम होता है तो एटमॉस्फेयर जो कोरोजन की रेट है मेटल कोरोजन रेट ऑफ मेटल फास्ट होने लगती है। ठीक है। माध्यम की चालकता, संक्षारित माध्यम की विद्युत चालकता की में वृद्धि होने से धातु की संक्षारण में वृद्धि होती है। यानी कोरोजन मीडियम की इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मीडियम ऑफ कंडक्टेंस जो उसकी चालकता है, जो कोरोजन जिस एनवायरनमेंट में मेटल का कोरोजन हो रहा है उसकी कंडक्टेंस जितनी ज्यादा अधिक होगी उतनी ही कोरोजन फास्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। धातु के संक्षारण की गति ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ साथ उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करती है। यदि ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी तो उस जगह धातु एनोड की तरह कार्य करेगा और जिस स्थान पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगी तो उस स्थान पर धातु एनोड कैथोड की तरह कार्य करेगा। यानी कि कोरोजन दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो मेनली जो इनिशियली स्टार्ट होता है, और पीएच ऑफ कोरोजन और टेम्परेचर ऑफ कोरोजन। ठीक है। अब एक ही मेटल सरफेस पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं होती। ठीक है ना। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जहां पे एक जैसी नहीं होती तो अपन अब बात करेंगे। देखो ये अपनी मेटल सरफेस है। ठीक है। और मेटल सरफेस है और ये कोरोजन मीडियम। ठीक है। कोरोजन मीडियम में यहां पे ये जो एनोड वाला पार्ट दिखा रहे हैं यहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि जो ड्रॉपलेट होती है वो यहीं पे होती है। इम्प्योरिटीज की जो ड्रॉपलेट होती है वो यहीं होती है। नहीं, इस दूसरे डायग्राम से समझते हैं एक बार। ये तो कोई मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस पे ये कोरोजन एनवायरनमेंट अपना, यहाँ पे ड्रॉपलेट आके की, तो ये जो इम्प्योरिटीज की ड्रॉपलेट है उसके नीचे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत कम होती है। तो किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जो अपने पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था। और जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो कैथोड का काम करता है, और वहां पे क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है ना। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के आधार पर मेटल सरफेस पे दो इलेक्ट्रोड बनते हैं, दो एंड बनते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि कैसे कोरोजन को कंट्रोल किया जाता है, संक्षारण से बचाव कैसे कोरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है।